जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th एंड 12th बोर्ड पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 12th जो आर्ट्स है उसका जो ज्योग्राफी सेक्शन है, ज्योग्राफी जो पार्ट है उसका ऑब्जेक्टिव सीरीज लगातार कर रहे थे, जिसमें लगभग 6-7 वीडियोज आई और हम लोग दो या तीन चैप्टर के लगभग जो है कि 2 चैप्टर के, मतलब माफ़ कीजिएगा 2 चैप्टर के पूरा जो है कि ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बढ़िया से। लगभग 100-200 क्वेश्चन, 200 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, जो चैप्टर नंबर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस चैप्टर का जो है कि सब्जेक्टिव की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। सब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्टिव करने का मतलब कि पूरा इस चैप्टर को समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, किसके बारे में जो है कि अध्ययन करना है हमको, है ना। तो आप सब लोग जो है कि जुड़ जाइए और उसके बाद जो है कि हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलिए, और ज़्यादा हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, उसके बाद हम अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे। सर आप कहाँ पढ़ाते हैं जी? हमारा एड्रेस है मनेर, पटना मनेर में। कोचिंग संस्थान का नाम है ओपन माइंड ट्यूटोरियल। आप किसी से भी पूछ सकते हैं या फिर पूछ के आ सकते हैं। मनेर, जो मनेर थाना के बगल में है। चलिए, हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में जो है कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है और साथ ही विषय, जितना जो भी विषय है उसके साथ कैसा रिलेशन बनाती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव आगे क्या क्या दिया गया है देखिए। किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसका जो है कि एक हम स्ट्रक्चर माइंड में रखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमको जो है कि उस चैप्टर को पढ़ना किस तरीके से पढ़ना है ना। 1 बाय 1 करके किस अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, जैसे कि इंडेक्स होता है ना उस टाइप के। तो इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग मानव भूगोल का जो है कि परिचय, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मानव भूगोल है क्या, है ना। उसके परिचय के बारे में समझेंगे। उसके बाद जो है कि मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में समझेंगे कि परिभाषा क्या है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, है ना। आगे अगला पॉइंट है कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। मानव भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट है कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है ना, कि किस प्रकार का उसका नेचर है मानव भूगोल का, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। लाइट की वजह से थोड़ी समस्या हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, पर कोई बात नहीं, हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। देखिए, उसके बाद जो अगला चीज़ है कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में समझेंगे कि विषय क्षेत्र कौन कौन सा है। साथ ही साथ मानव भूगोल की विचारधारा क्या है, माइंडसेट कैसा है, उसके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं ना, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का सवाल पूछता है, 3 नंबर का। तो इस टाइप के सवाल हम लोग लास्ट में देखेंगे इस चैप्टर के एंड में। लेकिन उससे पहले ये जितने भी हम इंडेक्स आपको बताएं, समझाएं, इस इंडेक्स को जो है कि पूरा हम लोग देखेंगे, जिसमें क्या क्या मेन फोकस एरिया है। सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, साथ ही साथ उद्देश्य देखेंगे और साथ ही प्रकृति के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम लोग जो है कि भूगोल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भूगोल दरअसल होता क्या है। तो देखिए, जो भूगोल होता है ना, सामान्यतः
भू धरातल का क्या करता है, अध्ययन करता है। भू धरातल यानी कि जो पृथ्वी है उसका अध्ययन करता है। और पृथ्वी से संबंधित जो और क्षेत्र जैसे कि आकाशगंगा हो गया, है ना, ब्रह्मांड हो गया, तो ब्रह्मांड में पृथ्वी है, तो इन सब का जो है कि हम लोग अध्ययन करते हैं। तो वही बोला है कि सामान्यतः भूगोल जो है भू धरातल का अध्ययन है। किसका है, भू धरातल का अध्ययन है। अतः धरातल से संबंधित समस्त तत्व, जो भी तत्व है, जैसे कि पानी हो गया, भूमि हो गया, मिट्टी हो गया, इसके अलावे और भी जो खनिज तत्व, ये सब सारी चीज़ हैं, पेड़ पौधे, वातावरण, पर्यावरण, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब कि अध्ययन करेंगे। यानी कि समस्त तत्व एवं भूदृश्य। भूदृश्य कहने का मतलब क्या हुआ कि पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, इसके बारे में चर्चा करें कि कैसी कौन सी भूमि किस प्रकार की है। चलिए आगे आगे देखते हैं कि वही चीज़ है कि भूगोल के अध्ययन वस्तु है, वही सेम चीज़ है। इसमें अगला है कि धरातल से संबंधित समस्त तत्व एवं भूदृश्य को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। किसके धरातल से संबंधित बोल रहा है कि धरातल से संबंधित जो भी तत्व हैं उनको दो भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा भाग में डिवाइड किया गया है, आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए, एक वे तत्व हैं जिनका निर्माण स्वतः हुआ है। वैसे तत्व जिनका निर्माण स्वतः हुआ, इसका मतलब क्या है, जैसे कि भूमि का निर्माण हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं। अच्छा, पृथ्वी का हम लोग निर्माण किए हैं, पूरा पृथ्वी का नहीं किए हैं। पेड़ पौधे का निर्माण हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं, वो खुद मतलब प्रकृति के रूप में क्या होती है, निर्माण होती है। तो वैसे तत्व जिनका निर्माण जो स्वतः निर्मित होते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, निर्माण स्वतः हुआ, अथवा प्रकृति ने किया, यानी कि सीधा सीधा मतलब भगवान ने बनाया। प्रकृति जब भी नाम आपको सुनने को मिले तो सीधा याद रखिए कि भगवान ने बनाया, है ना। तो इसका सीधा क्या मतलब है कि देखिए, एक बार बढ़िया से चर्चा कर लेते हैं कि स्वतः निर्माण के बारे में बोल रहा है। तो वैसे तत्व जिनका निर्माण स्वतः हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, हम अभी बताएं कि जिनका निर्माण खुद से हुआ है, यानी कि भगवान ने दिया है। जैसे कि पृथ्वी हो गया, मिट्टी, क्या बोलते हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, है ना, या फिर जल, ये सब तो हम लोग नहीं बनाते हैं, ये सब कौन बनाता है, तो स्वतः वो खुद भगवान बनाकर भेजते हैं। एग्जाम्पल में भी दिया गया है कि जैसे स्थल भाग को हम लोग नहीं बनाते हैं, जल भाग, वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, संसाधन, आधार आदि, इन सामूहिक रूप से भौतिक तत्व भौतिक भूगोल कहा जाता है। मोटा मोटी तौर पर के मोटा मोटी कहें तो सीधा का सीधा क्या मतलब है कि वैसे तत्व जिनका निर्माण जो है कि कौन करता है, प्राकृतिक करता है, यानी कि जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। किसका हस्तक्षेप होता है, तो वह खुद स्वतः निर्मित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया इस पे। ये एक बहुत ही सुंदर सा जो है कि तस्वीर दिखाया गया है जैव मंडल का। जैव मंडल में तीनों चीज मिश्रण होता है। देखिए, वायुमंडल का भी, साथ ही साथ स्थल मंडल का भी और जल मंडल का भी, और ये तीनों सम्मिलित रूप से क्या मिलकर बनाते हैं, तो जैव मंडल बनाते हैं। देखिए, वायुमंडल का सीधा मतलब जिसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल में हम लोग वायुमंडल का स्टडी करते हैं। जल मंडल में जो महासागर है या फिर नदी है उसका जो है कि अध्ययन करते हैं। और स्थल मंडल में पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं एक जगह पे तो उसको क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। पहला तत्व हो गया। दूसरे तत्व के बारे में हम लोग देखते हैं, डिस्कशन करते हैं क्या है। बोल रहा है कि दूसरे वे तत्व जो मानव वातावरण अंतर संबंधों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इसका सीधा का सीधा एक मतलब है कि इसमें बोल रहा है कि मानव और पर्यावरण दोनों के बीच के रिलेशन से जो मतलब जो तत्व निर्मित हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक, किधर गया, सांस्कृतिक तत्व बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कृषि में मानवीय हस्तक्षेप भी होता है और साथ ही साथ बिना प्रकृति की कृषि पॉसिबल नहीं है, प्रकृति को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों के सपोर्ट के हिसाब से जो है कि सपोर्ट के बाद ही क्या होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक तत्व निर्मित होते हैं। साथ ही साथ
उद्योग में भी प्रकृति और मानव दोनों का हस्तक्षेप होता है। व्यापार में भी अधिवास, सड़क, रेल मार्ग, जनसंख्या, प्रजातीय, जनजातीय संसाधन आदि इनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक तत्व बोलते हैं। और इसी सांस्कृतिक तत्व को क्या बोलते हैं हम लोग? मानव भूगोल बोलते हैं। और इसी मानव भूगोल के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन करना है, फिर स्टडी करनी है कि मानव भूगोल क्या है। तो मोटा मोटी ज्योग्राफी के बारे में हम लोग समझेंगे ज्योग्राफी क्या है। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे, समझते हैं कि मानव भूगोल के परिचय के बारे में देखते हैं कि मानव भूगोल है क्या। चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मानव भूगोल का कि मानव भूगोल क्या है। बोला है कि मानव भूगोल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भूगोल। ये जो इतना जो पॉइंट दिया गया, इतना जो वाक्य दिया गया है कि मानव भूगोल का जो इतिहास है उतना ही पुराना है जितना कि भूगोल। कहने का मतलब है कि देखिए जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तो, या फिर जब से क्या बोलते हैं ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो ये भी भूगोल क्या है, मतलब जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो ये भी बहुत पुराना स्टोरी है, मतलब पुराना थी है, पुराना काल से हुआ है। लेकिन वही चीज़ जिससे मानव का भी विकास जो हुआ है या फिर मानव का भी निर्माण हुआ, वो भी आज के समय में नहीं हुआ, हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले हुआ है। कोई लिमिट नहीं है कि मतलब कोई अनुमान नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक अभी तक अनुमान नहीं लगा पाया कि ऐसा कब हुआ था, है ना। तो वो इसलिए बोला है कि भूगोल क्या बोलते हैं, मानव भूगोल उतना ही पुराना है जितना कि भूगोल। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आगे बोल रहा है कि किंतु आधुनिक एवं वैज्ञानिक मानव भूगोल के विकास का श्री गणेश 19वीं शताब्दी में हुआ था। यानी कि आधुनिक बोल है कि आधुनिक और वैज्ञानिक मानव जो अभी हम लोग को नज़र आ रहा है उसके बारे में जो है कि डिटेल से चर्चा कब शुरुआत हुई, इसके बारे में मतलब कि अध्ययन करने के बारे में कब से शुरुआत हुई, तो 19वीं शताब्दी में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इसी जब ये मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करने के बारे में शुरुआत हो गई तो एक वैज्ञानिक हैं, बोला है कि वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रैडजेल हैं। अभी जो वर्तमान में जो मानव भूगोल है उनका जन्मदाता कौन है, तो फ्रेडरिक रैडजेल है। उन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा था, यानी कि एक बुक लिखा था। इस बुक का नाम क्या है, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी बुक है, तो रैडजेल की बुक है। तो याद रखिए कि ये एक बुक लिखे थे जिस बुक का नाम क्या है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस पुस्तक का केंद्र बिंदु मानव है। याद रखिए कि इस पुस्तक के बारे में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, तो मानव से रिलेटेड पढ़ेंगे। अच्छा, बोले कि इस पुस्तक के एक भाग में मानव पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, यानी कि मानव पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तथा दूसरे भाग में वातावरण पर मनुष्य के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। यानी कि दो डायरेक्शन में इसको समझिएगा, दो तरीके से। एक बोल रहा है कि वातावरण मानव पर प्रभाव करता है और दूसरा बोल रहा है कि मानव क्या करता है, वातावरण पर प्रभाव करता है। और इसी चीज़ के बारे में जो है कि इस बुक में लिखा गया है। कौन सा बुक में, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी में। और इस बुक के राइटर कौन है, तो फ्रेडरिक रैडजेल। और इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक क्या बोलते हैं, मानव भूगोल का इनको जनक भी बोला जाता है। इस सामान्य मानव का अध्ययन का केंद्र बिंदु वही चीज़ है कि इस बुक में जो है कि हम लोग मुख्य रूप से किसको रखते हैं, तो मानव को रखते हैं। मानव वातावरण अंतर संबंधों के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त होने से एक नवीन विज्ञान का जन्म हुआ जिसे भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के नाम से जो है कि संबोधित किया। सीधा का सीधा देखिए, इसका मतलब है कि जब 19वीं शताब्दी का दौर शुरू हुआ तो लोगों में क्या हुई, जिज्ञासा जागी कि मानव और प्रकृति के बीच के जो रिलेशन है इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो इसको बताने के लिए वो लोग क्या किए कि वो अपना जो है कि अपना सोच जो है कि क्या कर लोगों के सामने रखने लगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि बुक्स लिखने लगे या फिर जो है कि अपने कुछ जो है कि प्रैक्टिकल करके उसको जो है कि क्या बोलते हैं बताने लगे लोगों को। तो इसी क्रम में जो है कि सबसे पहले फ्रेडरिक रैडजेल क्या किए थे, एक बुक लिखे थे। और उसी बुक में उन्होंने जो है कि दो बातें बताई थी। मतलब कि उसमें तो उस बुक में सबसे पहला पॉइंट तो ये है
कि उस बुक में किसके बारे में अध्ययन करना है, तो मानव के बारे में अध्ययन करना है, मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करना है। यानी कि मानव किस प्रकार पर्यावरण पर प्रभाव करता है और पर्यावरण किस प्रकार मानव प्रभाव करता है, इसके बारे में जो है कि स्टडी करना है। और इसी को जो है कि इसका जब धीरे धीरे क्या बोलते हैं अध्ययन आगे बढ़ता गया, तो इसी को अगला आगे क्या नाम दे दिया गया, तो मानव भूगोल इस चीज़ का नाम दे दिया गया कि इसके बारे में जब भी हम मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको ज्योग्राफी में हम एक अलग उसको जो है कि एक अलग स्थान देंगे और उस स्थान का नाम क्या होगा, मानव भूगोल। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे बोल रहा है कि मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में हमको डिस्कशन करना है कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो देखिए परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिक मतलब कि अपने अपने सोच के हिसाब से जो है कि परिभाषा दिए गए हैं, और ये एग्जाम में पूछता भी है कि आपसे कोई भी सवाल दे देगा और दो तीन मतलब कि सवाल दे देगा, बोलेगा कि इसको डिफाइन कीजिए। अलग अलग जो क्या बोलते हैं ज्योग्राफर हैं, जो भूगोल वेत्ता हैं, उनके जो है कि माइंडसेट के हिसाब से इसको लिखिए। सीधा सिंपल सवाल दे देगा कि ज्योग्राफी भूगोल किसे कहते हैं, और बोल देगा कि इस राइटजेल के अनुसार लिखिए, या फिर दो तीन वैज्ञानिकों के मतलब क्या बोलते हैं 5 नंबर में सवाल दे देगा और बोलेगा कि भूगोल की परिभाषा निम्नलिखित जो है कि निम्नलिखित या फिर कम से कम 5 वैज्ञानिकों के माइंडसेट के हिसाब से लिखिए, है ना। तो वो हो सकता है। तो देखिए मानव भूगोल की परिभाषा हम सबसे पहले देख लेते हैं राइटजेल के अनुसार कि राइटजेल जो है कि मानव भूगोल के बारे में क्या क्या बताया है। तो राइटजेल के अनुसार मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है। क्या बोल रहे हैं कि मानव जो है कि सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है, यानी कि मानव रिलेशन करता है किससे, संबंधित होता है किससे, तो वातावरण से, जो स्वयं भौतिक तथा भौतिक दशाओं का एक योग है। भौतिक दशाओं का योग एक योग है। इस काल में मानव भूगोल पल्लवित हुआ। वही चीज़ है कि मानव भूगोल मानव क्या बोलते हैं मानव और पर्यावरण के बीच के रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। आगे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है विडाल, प्रोफेसर विडाल। विडाल पढ़िए, फिर इनका और नाम है डी ला ब्लास, मतलब कोई एक नाम याद कर लीजिए। ये बताते हैं कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम नहीं है। तो ये थोड़ा उटपटांग परिभाषा दिए हैं, पर आपको एग्जाम में मतलब कि सीधा का सीधा मोटा मोटी तौर पर याद रखिए कि मानव जो है कि मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के बीच के रिलेशन अध्ययन करते हैं। अगर सवाल पूछे तो ये लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है कि जो ब्लास के शिष्य थे उनका नाम क्या था, प्रोफेसर जीन बुन्स। इन्होंने भी अपना जो है कि माइंडसेट, अपना विचार प्रकट किया मानव भूगोल के ऊपर। इन्होंने बताया कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है और जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जाते हैं। यानी कि विशेष श्रेणी कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ पर्यावरण के बारे में जो है कि डिस्कशन के बारे में बात हो रहा है। देखिए एक बार और इसको हम लोग पढ़ते हैं कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो मानव के क्रियाकलापों, यहाँ पर शब्द को याद रखिए, क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। यानी कि मानव क्या कर रहा है पर्यावरण के संबंध में, है ना, उसको कैसे नष्ट कर रहा है, फिर क्या नष्ट कर रहा है, फिर उसके विकास के लिए क्या कार्य कर रहा है ना, या फिर उसका कहीं सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, सतत विकास में उसका क्या योगदान दे रहा है नहीं दे रहा है। तो वही क्रियाकलाप होता है कि मानव के क्रियाकलाप से जो है कि प्रभावित है और जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखा जाता है। आगे दिया गया है कि एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है कौन जी, प्रोफेसर हंटिंगटन। प्रोफेसर हंटिंगटन है। इन्होंने क्या दिया है भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण, देखिए यहाँ पर भी भौगोलिक वातावरण की बात हो रहा है, और
मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों का पारस्परिक संबंध के रूप और वितरण के अध्ययन के रूप में जो है कि परिभाषित किया गया है। वही चीज़ बोल रहा है कि देखिए भौगोलिक वातावरण नेचर के बारे में, साथ ही साथ मनुष्य के क्रियाकलाप एवं गुणों के पारस्परिक रिलेशन, यानी कि वही है कि पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ मनुष्य किस तरीके से जो है कि रिलेशन बनाता है। देखिए एक सिंपल सा दो शब्द का याद रखिएगा, मानव और पर्यावरण, और यही दो शब्द का इस्तेमाल करके आप इसको बहुत सारे लंबा जो है कि उत्तर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखने बैठिएगा तो ये ऑटोमेटिक लिखाता है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे पता लगता है कि कुछ याद नहीं है, लेकिन जब आप उसमें जो है कि लगातार लिखने बैठिएगा ना तो आपको अनुभव मतलब पता चलेगा कि हाँ लिख पाएंगे या नहीं। लेकिन हाँ उसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किसी भी टीचर की आप क्लास देख रहे हैं या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उसको जो है कि पूरा फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, पूरा ध्यान से उसको जो है कि स्टडी करना पड़ेगा। चलिए आगे जो दिया है कि रेटजेल के शिष्य थे एक, जिनका नाम क्या था, शिष्या थी, उनका नाम है शैम्पल, कुमारी शैम्पल। उनके अनुसार क्या दिया गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। बोला है कि सैंपल जो कि किसकी शिष्य थी, रेटजेल की, रेटजेल की शिष्य थी सैंपल, और उन्होंने क्या दिया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं और अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों के बारे में जो है कि अध्ययन कर रही है। तो वही चीज़ है, साथ साथ बोले कि फिंच एवं ट्रिवार्थ, फिंच एवं ट्रिवार्थ के अनुसार जो है कि पृथ्वी के धरातल पर मानवीय तथ्यों का क्रमबद्ध वर्णन और अध्ययन तथा विस्तार क्षेत्रीय आधार पर प्रस्तुत किया जाना ही मानव और सांस्कृतिक भूगोल का उद्देश्य है। इसमें जो है कि ये क्या कर दिए और विस्तार कर दें, जिसमें क्या बोला है कि धरातल पर मानवीय तथ्यों का क्रमबद्ध वर्णन बोल रहा है, साथ ही जो है कि अध्ययन तथा वितरण के आधार प्रस्तुत करना। तो थोड़ा सा ये क्या इसको विस्तार कर दिए हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछता है रट लीजिएगा क्योंकि ये सारे रटने वाले ही होते हैं। और मोटा मोटी आपको अगर आंसर लिखना होगा तो हम दो चीज़ बता दें कि मानव और पर्यावरण को सेंटर पॉइंट में रख करके आप जिसको जितना जो है इसके जितना जो है कि लंबा खींच सकते हैं उतना खींच कर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो हमारा जो है कि हम शुरुआती क्लास में आप लोग को इंडेक्स बताए हैं, तो इंडेक्स में अगला जो है हमारा है कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों मानव भूगोल पढ़ते हैं, है ना, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मानव भूगोल का उद्देश्य प्रादेशिक विभिन्नताओं के बीच रहने वाले मानवीय जीवन की व्यवस्थित व्याख्या करना है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बोला है कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, तो प्रादेशिक विभिन्नताओं के बीच रहने वाले मानवीय जीवन की व्याख्या व्यवस्थित व्याख्या करना है। यह इस तथ्य का अध्ययन करता है कि किस प्रकार मानव समूह अपने भौतिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर एक बोल रहा है कि भौतिक वातावरण जो हमारे आसपास का पर्यावरण है या फिर वातावरण है उसके बारे में बोल रहा है कि मानव उसके साथ जो है कि किस तरीके से अपना सामंजस्य स्थापित कर रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बना रहा है, यानी कि संबंध बना रहा है कि कौन, मानव, किसके साथ, तो भौतिक पर्यावरण के साथ, याद रखिएगा। आगे दिया गया है कि ऐसा करते समय वह अपने द्वारा अर्जित अनुभव और प्रादेशिक अंतर संबंधों का पूरा लाभ उठाता है, यानी कि जब जो है कि मानव इस तरीके की चीज़ों को समझेगा या फिर ऐसा करेगा तो अपना अनुभव का इस्तेमाल करेगा और उसका जो है कि आगे लाभ भी उठाएगा। आगे है कि उद्देश्य के बारे में ही एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ब्लास, ज्योग्राफर बोलिए, ब्लास नाम है, प्रोफेसर ब्लास। इन्होंने क्या दिया कि पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव और उन धरातल पर व्यवसाय के दीर्घकालीन चिन्हों का अध्ययन ही मानव भूगोल के दो मुख्य उद्देश्य हैं। क्या क्या बोल रहा है, दो उद्देश्य के बारे में बोल रहा है कि पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव और उसके धरातल पर व्यवसाय के दीर्घकालीन चिन्ह। एक बात बोल रहा है व्यवसाय और क्या बोलते हैं, व्यवसाय के दीर्घकालीन चिन्ह के बारे में जो है कि बात कर रहा है, का अध्ययन ही मानव भूगोल की दो मुख्य उद्देश्य है। बोला कि पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभाव
और व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक चिन्ह के अध्ययन ही मानव भूगोल के दो उद्देश्य हैं। तो ये इसको याद रख लीजिएगा और लिख दीजिएगा। एक और है प्रोफेसर बुन्स, इन्होंने क्या दिया है कि बुन्स ने बताया है कि बुन्स ने मानव भूगोल के उद्देश्यों को इन शब्दों में व्यक्त किया है। कैसे कैसे कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों और भौतिक भूगोल के तत्वों के संबंधों का अध्ययन करता है। बस सब वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली शब्द का हेर फेर करके जो है कि लंबा किया गया और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि मानव भूगोल का मूल उद्देश्य क्या है, कौन कौन सा है, वही चीज़ के बारे में डिस्कशन करने की। जो मानव भूगोल है उसका उद्देश्य कौन कौन से है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट बता रहा है कि मानव भूगोल का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे बोले कि धरातल के विभिन्न भागों में रहने वाले मानव समुदायों का अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन हुआ है का अध्ययन करना। पहला उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य यही है कि धरातल के विभिन्न भागों में रहने वाले मानव, धरातल के विभिन्न भागों करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई पर्वत पहाड़ पे रह रहा है, पठार पे रह रहा है, कोई मैदान पे रह रहा है, कोई बहुत सारे लोग अब जहाज पे रह रहे हैं यानी कि पानी में रह रहे हैं। तो धरातल के विभिन्न भागों पर रहने वाले मानव समुदायों का अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन हुआ है का अध्ययन करना। यानी कि मान लीजिए जो इंसान पहाड़ पे रह रहा है तो पहाड़ पर रहने के लिए वहाँ के वातावरण के साथ जो है कि वो किस तरीके से अपने आप को जो है कि संबंधित रखता है। जो मैदान में है रह रहा है, मैदान में कैसे जो है कि खुद को जो है कि मेंटेन कर रहा है, कैसे वातावरण के साथ जो है कि कोऑर्डिनेशन रिलेशन बना के चल रहा है। साथ ही साथ जो नदियों में जो है कि जहाज़ों पर सफ़र करते हैं उनका वहाँ के पर्यावरण के अनुसार क्या जो है कि क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसके बारे में जो है कि पहला उद्देश्य यही है मानव भूगोल का। अच्छा, दूसरा बात बोले कि मानव की जनसंख्या से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन। बोल रहा है कि मानव की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न पक्षों के अध्ययन के बारे में बात कर रहा है कि मानव की जनसंख्या क्या है ना। तो पहला उद्देश्य तो हम लोग क्या समझे कि जो इंसान जहाँ पे रह रहा है वहाँ पर वहाँ का जो पर्यावरण है उसके साथ उसका कैसा रिलेशन है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ बोल रहा है कि मानव की जनसंख्या से संबंध कैसा संबंध है उसके बारे में चर्चा करनी है ना। ये दूसरा उद्देश्य है इसका। जनसंख्या से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में जो है कि बोल रहा है कि जनसंख्या वितरण किस प्रकार है, जननांक की लाभांश कैसा है ना, जन्म दर मृत्यु दर कैसा है, इसके बारे में बोल रहा है। जो तीसरा बोल रहा है कि भूमि उपयोग प्रतिरूप की व्याख्या करना। जाहिर सी बात है कि मानव भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो भूमि के बारे में जो है कि हम लोग को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मानव जीवित तभी रहेगा जब जो है कि भूमि का जो है कि सही उपयोग होगा, है ना। किस तरीके से उपयोग होगा उसका सही एक जो है कि एक नियोजन के साथ, एक प्लानिंग के साथ उसका इस्तेमाल होगा। तो ये भी मानव भूगोल का एक तीसरा उद्देश्य है। आगे देखते हैं क्या क्या उद्देश्य है। मानव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों या फिर प्रदेशों में किए गए विकास अथवा विध्वंस का अध्ययन। जाहिर सी बात है कि मानव जहाँ रह रहा है वहाँ पर किस तरीके से विकास कर रहा है, वहाँ के वातावरण के, वहाँ का माहौल का जो है कि। साथ ही साथ बोल रहा है कि विकास के बारे में बात कर रहे हैं, फिर विध्वंस के बारे में बात कर रहा है। यानी कि जिसे विध्वंस करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग विध्वंस क्या करते हैं। अभी मान लीजिए कोई समतल एरिया चाहे कहीं भी है लोग, अभी सबसे मेन जो अभी पर्यावरण के अनुसार देखा जाए तो अभी जो पेड़ कटाई चल रही है ना, अपने जो है कि ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग आंख मूंद करके जो है कि पेड़ पौधों काट रहे हैं और इसकी वजह से जो है कि आए दिन बहुत सारी समस्याएं हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो वही चीज़ है कि हम मतलब मानव किस प्रकार जो है कि अपने एरिया के पर्यावरण का विध्वंस कर रहा है, फिर नष्ट करे से हम लोग क्या करते हैं। विध्वंस करने का मतलब क्या हुआ, पर जंगल को काटते हैं, जंगल काटने के बाद जो है क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जंगल कट जाएगा तो वहाँ से हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ उसके विकास के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो अब जो है कि अब क्या बोलते हैं, अब सरकार की भी योजनाएं निकल रही है कि क्या बोलते हैं, हर व्यक्ति पेड़ लगाए, है ना, पेड़ लगाए अपने। तो सरकार की योजनाएं बहुत सारी आ रही हैं इसके ऊपर, ये कि पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि विकास भी कर रहे हैं, साथ साथ विध्वंस कर रहे हैं, लेकिन विकास बहुत कम मात्रा में हो रहा है, विध्वंस जो है कि बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। क्योंकि जो है कि इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार जो है कि पर्यावरण का उपयोग कर रहे हैं, पर्यावरण की सुविधा के अनुसार नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार। और जाहिर सी बात है कि अगर पर्यावरण के साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो वो हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी। और यही कारण है कि बेमौसम जो है कि क्या बोलते हैं, बरसात होना या फिर लिमिट से ज़्यादा जो है कि क्या बोलते हैं, गर्मी लगना या फिर ठंडी लगना, तो ये एक जो है कि बहुत बड़ा रीज़न है। आगे है अगला जो उद्देश्य है मानव भूगोल का, कि मानव और वातावरण के ऐसे कौन से पारस्परिक संबंध हैं जिनके फलस्वरूप समस्त विश्व का पार्थिव एकता के रूप में दृष्टिगोचर है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। बोले कि मानव और वातावरण, फिर दो के बात कर रहे हैं कि मानव और वातावरण के ऐसे कौन से पारस्परिक संबंध हैं जिनके फलस्वरूप समस्त विश्व का पार्थिव एकता के रूप में दृष्टिगोचर है। तो वही बोल रहा है कि जो रिलेशन है उनके बीच, मानव और वातावरण के बीच, उनका जो है कि किस तरीके से वो एकता में रह रहे हैं या फिर पर्यावरण के साथ कोऑर्डिनेशन संबंध बना के चल रहे हैं, उसके बारे में जो है कि डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी एक इनका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। आगे देखते हैं, चलिए आगे है कि मानव भूगोल की प्रकृति। आगे है मानव भूगोल की प्रकृति। चलिए, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत न केवल मनुष्य और उनके भौतिक वातावरण का आर्थिक संबंध ही सम्मिलित किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्या करेंगे, केवल मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के बारे में से डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रकृति के बारे में। जिस देखिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, तो नेचर में सिर्फ ऐसा नहीं कि हम मानव, मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि मानव भूगोल से संबंधित अन्य शाखाओं या फिर आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक भूगोल आदि का मानव की कार्यक्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, विज्ञान, सरकार, राजनीति और धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। वही चीज़ बोल रहा है कि जिससे कहने का मतलब है कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि मानव और पर्यावरण के बीच में एक रिलेशन पढ़ना है, लेकिन जब हम इसकी पूरी प्रकृति के बारे में जो है कि डिस्कशन करेंगे तो उसमें हमको किस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए, जब हम इसकी पूरी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे तो हमको जो है कि सिर्फ मानव और भौतिक पर्यावरण के बारे में स्टडी नहीं करना पड़ेगा। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मानव जो है कि पैसों के लिए क्या क्या कर रहा है, सामाजिक भूगोल की समाज में कैसे लोग रह रहे हैं, राजनीति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अभी राजनीति का माहौल चल रहा है, ऐतिहासिक भूगोल की हमारा जो है किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहे उसका इतिहास क्या रहा है, उसका विकास का क्रम क्या रहा है, साथ ही साथ मानव की कार्य क्षमता क्या है ना, वो कितना जो है कि कार्य कर सकता है, कितने घंटे कर सकता है, या फिर क्या बोलते हैं उसकी जो है कि क्षमता कितनी है, साथ ही साथ मानव का स्वास्थ्य कैसा है, ये भी हम प्रकृति के बारे में डिस्कशन करते हैं जब हम मानव की प्रकृति पढ़ते हैं। उसके बाद बोला है कि एजुकेशन कैसी है, यानी कि शिक्षा कैसा है, आर्ट एंड कल्चर वहाँ का कैसा है, वहाँ का विज्ञान कैसा है, किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट कैसी है, यानी कि सरकार कैसी है, साथ ही साथ बोल रहा है कि राजनीतिक और धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव को भी जो है क्या करते हैं, राजनीति का जो है कि वहाँ का मतलब जिस एरिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में, तो वहाँ का राजनीतिक एजेंडा कैसी है ना, राजनीतिक माहौल कैसा है, धार्मिक माहौल कैसा है ना, जातीयता है तो जातीयता का माहौल कैसा है ना। तो इन सब चीज़ के बारे में जो है कि डिस्कशन करते हैं किसमें, जब मानव भूगोल की प्रकृति हम लोग पढ़ते हैं तब। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम आसानी से जो है कि लंबा इसमें हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है कि किंतु यहाँ यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मनुष्य की क्रियाएं पूर्णतः प्राकृतिक द्वारा निर्देशित नहीं होती है। मनुष्य अपने जीवन को भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल लेता है और अपनी शक्ति एवं विकास के स्तर के अनुसार वातावरण में आवश्यक परिवर्तन कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोला है कि मनुष्य की क्रियाएं पूर्णतः प्राकृतिक द्वारा निर्देशित नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही बोल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए,
जब आदि मानव था लोग, आदि मानव पर्यावरण के अनुसार चलते थे, है ना। जिसे आप लोग कभी देखे होंगे कि वो लोग मौसम के अनुसार अपना जो है कि आवास को भी चेंज करते थे, अपना भोजन को भी चेंज करते थे, अपने रहन सहन और सब चीज़ को चेंज करते थे। लेकिन आज का वैसा माहौल है, आज जो है कि ठंडी का माहौल, गर्मी का माहौल है तो लोग एसी लगा कर ठंडी का इस्तेमाल, ठंड मतलब कि क्या बोलते हैं, ठंड में रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उस समय आदि मानव का जब काल था तो उस समय ऐसा सुविधा था, तो इसका सीधा का सीधा संबंध है कि आदि मानव लोग क्या करते थे, पर्यावरण के अनुरूप चलते थे। लेकिन अभी के जो मानव है वो लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के अनुकूल नहीं चल रहे हैं, पर्यावरण को जो है कि विध्वंस करते हुए, नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एसी कूलर वगैरह आप लोग चलाइएगा, चाहे कोई भी चला रहा है, तो उससे क्या निकलता है, CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वो सीधे जाकर के ओजोन परत में क्या करता है, छेद करता है। यानी कि ओजोन का जो परत है उसका लेवल कम करता है, और उसके लेवल कम करने से पराबैंगनी किरणें जो है कि पृथ्वी पर आएंगी, और पृथ्वी पर आएंगी तो वो मानव या फिर जो भी यहाँ पर जीव जंतु हैं उनको जो है कि भारी मात्रा में, या फिर पर्यावरण को भी भारी मात्रा में क्या करेगी, नुकसान करेगी। तो वही यही मतलब वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि मनुष्य की क्रियाएं पूर्णतः प्रकृति द्वारा निर्देशित नहीं होती हैं, मनुष्य अपने जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाल लेता है। यानी कि क्या कर रहा है, जैसे अभी एग्जाम्पल दिए एसी और कूलर लगाना, ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी सुख सुविधा के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, और अपनी शक्ति एवं विकास के स्तर के अनुसार वातावरण में आवश्यक परिवर्तन कर ले रहा है। जाहिर सी बात है, हमें जो पसंद है हम उसके अनुसार क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को आज मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी का परिणाम भी भुगत रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी ये उतना बड़े लेवल पर नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए आगे देखते हैं कि उदाहरण इसमें दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर कि अल्पाइन घाटी के किसान, इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि अल्पाइन घाटी के जो किसान हैं, अल्पाइन घाटी के एग्जाम्पल आप लोग भी लिखिएगा। जब भी अगर कोई भी सब्जेक्टिव सवाल का आंसर दे रहे हैं आप लोग, तो उसमें एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल आपको देना ही देना होता है, ताकि इससे आपका उत्तर जो है ना बहुत सुंदर नज़र आता है। आप जैसे देखिए, होता ही है ना कि आप फैक्ट में कुछ गलत सही भी लिख करके आएंगे ना, लेकिन एग्जाम्पल अगर आप सही बैठा के आएंगे तो एग्जामिनर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर पक्का देगा ही देगा। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, सही एग्जाम्पल लिखना इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल ही लिखिए लेकिन सही लिखिए। वही बोल रहा है कि उदाहरण के लिए अल्पाइन की घाटी के किसानों, यूक्रेन के कृषकों, शोम्पेन के बागवानों और लॉरेंस कोयला क्षेत्र के मजदूर आदि ने अपने वातावरण के अनुसार ही अपने रहन सहन को ढाला है। ये देखिए क्या बोले कि अपने वातावरण के अनुसार ही उनको आप मतलब क्या करें, ढाले हैं। लेकिन आगे देखिए, इसी प्रकार मध्य यूरोप में पतझड़ वाले वनों को साफ कर खेती करना, नीदरलैंड हॉलैंड में समुद्रीगत भूमि को बांध बनाकर उपयोगी बना देना, ताकि चिली व पेरू के शुष्क उच्च प्रदेशों में सोरा प्राप्त करने और मंचूरिया में लोहा निकालना तथा आल्प्स में सुरंग बनाकर रेल मार्ग निकालना, भारत में अनेक विनाशकारी नदियों के ऊपरी भागों में बांध बनाकर जल को संग्रहित करना और बाढ़ों को रोकना, विद्युत शक्ति उत्पन्न करना तथा थार के मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में भूमि के पुनरुद्धार कार्यों और सिंचाई योजनाओं द्वारा उन्हें मानव विकास के उपयुक्त बनाना। वही चीज़ बोल रहा है कि हम अपनी सुविधाओं के अनुसार क्या करें, पर्यावरण को ढालें। जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग क्या बोलते हैं, नदियों में बांध बनाते हैं। नदियों में बांध बनाने के बहुत सारी रीजन्स होती हैं। उसके लिए परियोजनाओं का निर्माण होता है, जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। जैसे कोई नदी पर हम लोग बांध बना दिए तो उस बांध का बहुत सारा जो है कि फ़ायदा होगा। सबसे पहला चीज़ तो ये हो कि हम वहाँ से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। अच्छा, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर जिस क्षेत्र में बाढ़ का एरिया, जैसे कि बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिहार का सूख जो है कि कोसी नदी को बोला जाता है। तो कोसी नदी पर हम लोग बांध बनाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ वो लोग क्या करेंगे, बाढ़ से जो है कि उनको सुरक्षा मिलेगा। लेकिन एक और बात है कि क्या बोलते हैं, जब आप बांध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं पानी की कमी होगी, तो वहाँ पर एक तरीके से निगेटिव मतलब क्या बोलते हैं, इफेक्ट भी पड़ेगा। साथ ही साथ जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में सुरंग बनते हैं, तो ये क्या कर रहा है, मानो अपने आवश्यकताओं के अनुसार जो है कि क्या कर रहा है, पर्यावरण का इस्तेमाल कर रहा है। पहाड़ों में जो है कि सीढ़ीनुमा की कृषि की जाती है, जंगलों को काट करके,
या फिर मतलब कि और क्या बोल रहा है, विद्युत निर्माण करना है, फिर हाँ जल का संग्रहण करना है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, मानव अपने पर्यावरण के अनुसार। सलोनी कुमारी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया। और इसके बारे में जो है कि एक वैज्ञानिक जोग्राफर हैं जिनका नाम है जीन बुन्स, ये बार बार अपना जो है कि पक्ष जो है कि हर क्षेत्र में जो है कि दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भौगोलिक आत्मा का प्रदेश आर्थिक जनसांख्यिकीय अच्छा प्रजाति एवं इतिहास आदि के विज्ञानों के सम्मिलित प्रयासों एवं प्रभावों की देन है। अतएव सभी प्रकार की ज्ञान प्राप्त के लिए मानव भूगोल का ज्ञान होना अनिवार्य है। वही बात बोल रहा है कि मानव भूगोल के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको हर तरीके से जो है कि नज़र लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। भौगोलिक आत्मा के प्रदेश, आर्थिक वही चीज़ आर्थिक के बारे में बोल रहे हैं कि भौगोलिक मानव क्या बोलते हैं, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या, प्रजाति, इतिहास, मतलब कि ऐतिहासिक जो उस क्षेत्र का क्या बोलते हैं ऐतिहासिक महत्व है, उसके बारे में भी आपको जो है कि ध्यान देना पड़ेगा। फिर एक और है ज्योग्राफर जिनका नाम है डीसी मनी। और डीसी मनी क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मानव भूगोल के उन तथ्यों की खोज करता है जो मानव एवं उसकी गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यह इस बात पर ध्यान देता है कि मानव पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है और इस मानव का अपना सीमावर्ती प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये सारी चीज़ें जो है कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सवाल में पूछ दे कि मानव प्रकृति के बारे में जो है कि दो नाम दे देगा कि मनी और एक और कौन था, बुन्स थे ना, कि मनी और बुन्स के जो है कि परिभाषा आप जो है कि लिखिए और दे देगा 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में। तो ये सब आप लोग रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर लिखना भी है तो इसमें देखिए, अगर खुद से लिखना है बढ़िया से इसको समझ के, तो वही क्या बताएं कि इसमें मानव प्रकृति के बारे में जब पढ़ना है तो प्रकृति में सिर्फ क्या करते हैं, मानव को नहीं, मानव और क्या बोलते हैं भौतिक पर्यावरण को नहीं शामिल करेंगे, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या और शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, सब चीज़ को जो है कि उसमें आपको इंक्लूड करके लिखना पड़ेगा। और ये बहुत मतलब कि जब लिखने जाइएगा तो ये आसान चीज़ है, बस ऐसे सोचने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे जब आपका पेन चलेगा तो सब लिखा जाता है। फिर एक सैंपल है, सैंपल रेडजेल की शिष्या थे। ये क्या बोल रहे हैं कि सैंपल का विचार था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। वही चीज़ है कि अस्थायी क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी। मानव क्या कर रहा है, दिन पर दिन कुछ न कुछ क्रियाशील कर ही रहा है, लेकिन पृथ्वी क्या है, स्थिर है। सीधा का सीधा देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि पृथ्वी का जो कि भूभाग है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, भूखंड है, वो सीमित है साथ और लेकिन जनसंख्या क्या हो रहा है, लगातार जो है कि बढ़ रहा है। यानी कि वही चीज़ है, क्रियाशील मानव का मतलब क्या है, मानव कोई ना कोई कार्य कर रहा है, लेकिन जो पृथ्वी क्या है वो सीमित है, स्थिर हो चुकी है। तो उसके हिसाब से सैंपल का ये विचार था। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा ये क्लास था चैप्टर नंबर 1 का, इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए, परिचय देख लिए, परिभाषा देख लिए, उद्देश्य देख लिए और प्रकृति देख लिए। 4 चीज़ को हम लोग देख लिए। अगली जो क्लास इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें जो है कि और बचे हुए जो पार्ट हैं, जिसमें कौन कौन से हैं आगे देखिए। एक है कि इसके मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कौन कौन सा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मानव भूगोल की जो विचारधारा है, जो माइंडसेट है लोगों का, है ना, जोग्राफर्स का, उसके बारे में और देखेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में क्या देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। तो 3 पॉइंट और छूटा हुआ है, तो इन 3 पॉइंट को जो कि अगले आने वाली पार्ट्स में हम कवर करेंगे।
तो आज का ये जो क्लास है हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में जो है कि इसका पार्ट 2 आएगा और उसमें जो है कि पूरा इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो है कि फिर अगले चैप्टर की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो भी बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।